तैयारियां पूरी कर ली और कल सुबह 8 बजे से सभी मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती होगी। वैसे तो इनके परिणाम से योगी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच ये प्रतिष्ठा का प्रश्न जरूर है। अगर बीजेपी शानदार प्रदर्शन करती है तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर जनता की मोहर होगी और समाजवादी पार्टी के पास ये प्रदेश में अपनी स्थिति को मजबूत करने का मौका है। वहीं बसपा और कांग्रेस का प्रदर्शन भी चर्चा का विषय रहेगा। तब यूपी के एग्जिट पोल में यूपी की 7 सीटों में से 5 से 6 सीट भाजपा के खाते में जाने की उम्मीद जताई गई है। अब समाजवादी पार्टी को 1 या फिर 2 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है, जबकि एग्जिट पोल के मुताबिक बसपा और कांग्रेस के लिए खाता खोलना काफी मुश्किल है। अब भाजपा इन चुनावों में अपना पूरा जोर लगा चुकी है, लेकिन कल जो परिणाम आएंगे उससे आगे की जो तस्वीर है वो स्पष्ट होगी। तो कल 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसके नतीजे आने हैं, साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की भी घोषणा कल होनी है। तो कुल मिलाकर के कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। इंडिया न्यूज सुबह से ही सबसे तेज नतीजे आप तक पहुंचाएगा, लेकिन उपचुनावों में इस बार किस्मत किसकी खुल रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के लिए इसको सेमीफाइनल के तौर पर इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इसके बाद 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं कुछ तस्वीर यहीं से स्पष्ट होगी। और बीजेपी के सामने चुनौती इसलिए भी है कि इन 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी का ही पहले से कब्जा था, जो किन्हीं कारणों के वजह 6 सीटें खाली हुई और उसके बाद अब अगर बीजेपी इन सारी सीटों को बचा ले जाती है या वो जीत हासिल करती है तो उसके लिए गेनिंग पॉइंट होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हार का सामना करना पड़ता है तो फिर चुनौती बड़ी होंगी और विपक्ष के लिए भी जो मुद्दा है वो और बेहतर होगा, क्योंकि विपक्ष जिन बातों को लगातार प्रदेश के अंदर उठाता रहा, जिन बातों को लेकर के विपक्ष ने इस बार चुनाव लड़ा, उस पर भी जनता की मोहर के तौर पर इसको देखा जाएगा। बसपा और कांग्रेस के लिए भी बेहद दिलचस्प स्थिति है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों ही पार्टियां इन सीटों पर जीत को हासिल करती हैं तो इनका भी जो वर्चस्व है वो भी कायम होगा। और ये भी देखना होगा कि जिन मुद्दों को पुरजोर तरीके से इन पार्टियों के द्वारा उठाया गया है उस पर जनता ने कितना भरोसा किया है। तो कुल मिलाकर के कल का दिन बेहद अहम है और 7 जो सीटें हैं ये सभी पार्टियों के आगे आने वाले भविष्य को काफ़ी हद तक तय करेंगे। हालांकि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि मौजूदा सरकार के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है। लेकिन ये 7 सीटें तमाम काम जो इस बीच में हुए हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं मोहर लगाने का काम जरूर करेंगे। और क्योंकि कोरोना काल से लेकर के तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको विपक्ष ने मुद्दा बनाया है और अब इस पर कितना तो 7 की जो जीत है वो कितना आगे तय करती है भविष्य देखना होगा। और अब चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। कुछ सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद शाहिद हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिरोजाबाद से। मोहम्मद शाहिद के पास भी जाएंगे। गौरव भी हमारे साथ उन्नाव से मौजूद रहेंगे और राहुल कानपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले फिरोजाबाद का ही रुख करेंगे। मोहम्मद शाहिद, मैं आपके पास आ जाता हूं। कल सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले सबसे पहले ये बताएं कि वहां का जो माहौल है वो क्या कह रहा है, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि तैयारियां मतगणना को लेकर के क्या नजर आई हैं। मोहम्मद शाहिद जी, मैं बता दूं प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है और करीब 40 राउंड में ये काउंटिंग पूरी होनी है। 560 ईवीएम मशीनों की गिनती होनी है, वीवीपैट भी 560 ही है। वहीं 76 कर्मचारी इस पूरी मतगणना में लगेंगे। वहीं सुरक्षा की बात करें तो 10 सीओ, 10 एसएचओ और 400 सिपाही पूरी तरह से यहाँ पर निगरानी में रहेंगे। वहीं 10 उम्मीदवारों की यहाँ किस्मत का फैसला होगा। वहीं 3 मुख्य इसमें है। तो यहाँ पर टुंडला का उपचुनाव में बता दूं आपको कि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर अब भी देखने को मिल रहा है, भाजपा, सपा और बसपा। और भाजपा ने पूरी ताकत इस चुनाव में लगा दी थी, इसका असर शायद कल देखने को मिल जाएगा। मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री सभी लोगों ने टुंडला में सभाएं की थी और पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी थी। शायद इसका नतीजा कल सामने आ जाएगा कि किसको जीत मिलती है। जी आयुष। बिल्कुल, कानपुर का रुख कर लेते हैं। राहुल हमारे साथ कानपुर से मौजूद हैं। राहुल, बहुत जल्दी से सबसे पहले तो ये बताएं कि जो तैयारियां हैं वो कहां तक पहुंची हैं, क्योंकि कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होनी है और इसके अलावा वहां का जो मिजाज है, जो माहौल है, वो किस ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि निगाहें कल सबकी लगी इन्हीं सीटों के ऊपर। जी, अगर आयुष बात तैयारियों की जाए तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जो कल मतगणना है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2:30 से 3 बजे तक
रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि एक विधानसभा सीट है और करीब 45 राउंड की गिनती होनी है। इसको लेकर जो कर्मचारी वहाँ ड्यूटी पे लगाए गए हैं मतगणना की, वो पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जो ईवीएम है वो सुरक्षित है। पुलिस का पूरा सुरक्षा बल पूरी तरीके से गहरा है। इसके अलावा अगर विधानसभा की बात करूं घाटमपुर, तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने, चाहे वो संगठन हो चाहे वो सत्ता हो, पूरी ताकत इस सीट के लिए लगाई है। इसके अलावा जो कांग्रेस है उसने भी अपनी ताकत झोंकी है और कहीं ना कहीं कमला रानी वरुण से पहले भी ये सीट कांग्रेस के पास थी, माफ करिएगा समाजवादी पार्टी के पास थी। तो कहीं ना कहीं 40 साल बाद इस सीट में भारतीय जनता पार्टी को कब्जा मिला था और ये कब्जा भारतीय जनता पार्टी की नाक का सवाल है। इसके लिए इस सीट पे भाजपा से उपेंद्र पासवान है, कांग्रेस से डॉक्टर कृपाशंकर है और सपा से इंद्रजीत कोरी है, वही बसपा से कुलदीप संगवार है। और कहीं ना कहीं एक दिलचस्प बात यह कि जितना बढ़िया बसपा चुनाव लड़ेगी उतना ही भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस की दावेदारी, कांग्रेस की उम्मीद जागती दिख रही है। जी बिल्कुल, उन्नाव का रुख कर लेते हैं। गौरव भी हमारे साथ उन्नाव से मौजूद हैं। गौरव, सबसे पहले आप भी बताएं तैयारियां दरअसल क्या है वहां पर, क्योंकि बहुत दिलचस्प है चुनाव और बांगरमऊ पे तो सबसे ज्यादा निगाहें लोगों की हैं। मतगणना को लेकर के क्या तैयारियां हैं, इसके अलावा वहां का जो चुनावी माहौल है वो किस ओर इशारा कर रहा है, अपडेट करें। शुरू हो जाएगी और इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। मुस्तैदी से यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है, अर्धसैनिक बल है और केसी लगाई गई है। हालांकि जो ये मतगणना है वो 33 राउंड में होगी, लगभग 3:30-4 तक इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन जो चुनावी माहौल है वो ये कहता है कि जो टक्कर है वो त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी अभी अच्छी फाइट करेगी बीजेपी के साथ, कि बीजेपी ने जहां पूरी ताकत झोंक दी और 50 साल बाद बीजेपी ये सीट पाई थी बांगरमऊ से, तो बांगरमऊ जो है वो एक हॉट सीट है। यूपी की 7 सीटों में सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि सीएम जो है वो यहाँ पर 2 बार आ चुके हैं, चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान यहाँ पे आकर रैली कर चुके हैं। तो कहीं जो बीजेपी है वो चाहती है कि ये सीट उसके खाते में जाए, लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत झोंक दी थी। और वहीं कांग्रेस की जो ब्राह्मण प्रत्याशी हैं वो अपने आप को जीत से पूरी तरीके से आश्वस्त मान रही है, क्योंकि ब्राह्मण कैंडिडेट होने के नाते उनको जो कांग्रेस के जो मुस्लिम वोटर था वो भी उनको मिला है और ब्राह्मण कैंडिडेट होने के नाते ब्राह्मण और ठाकुर भी ये बिरादरी के लोगों ने भी उनको वोट किया है। तो कहीं ना कहीं जो ये जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबले के रूप में देखा जाएगा और 4:30 तक कल रिजल्ट आ जाएगा, परिणाम आ जाएंगे। और साफ तौर पर जिला प्रशासन ने एक बात साफ कर दी है कि कोई जो भी जीतेगा प्रत्याशी उसके समर्थक वेयर हाउस के आसपास नहीं आएंगे जहां मतगणना स्थल है, और ना ही किसी तरीके का कोई जुलूस निकाला जाएगा। अगर जुलूस निकलता है तो जो भी जीता हुआ प्रत्याशी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी मोहम्मद शाहिद, देखिए 2 जगहों का जहां का जिक्र हो रहा है वहां तो त्रिकोणीय मुकाबला स्पष्ट तौर पर दिख रहा है, लेकिन जब टुंडला की हम लोग बात कर रहे हैं तो फिर वहां पर कांग्रेस का जो पर्चा है वो खारिज हो गया था। क्या त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर अभी भी बरकरार है? अन्य पार्टी ने कोई कांग्रेस की जो जगह है वो लेने की कोशिश की है, या सीधे तौर पर हम लोग देख कर चले आपकी बसपा, सपा और भाजपा, इन्हीं के बीच में वहां पर जो मुकाबला है वो आपको नजर आ रहा है? कैसे देख पा रहे हैं वहां का, और जो थोड़ा सा वहां का समीकरण है उसको भी समझाते चलें मोहम्मद शाहिद। तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला ही नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जाटा समाज का वोट सर्वाधिक है और ये वोट सिर्फ बीएसपी को ही जाता है। और इसी वजह से ये यहाँ के प्रत्याशी, बसपा के प्रत्याशी संदीप चक, जो पूरी तरीके से अपनी जीत के लिए अस्वस्थ है और कई वही तीनों प्रत्याशी जीत के लिए दावा कर रहे हैं। लेकिन अब कल ही ये क्लियर हो पाएगा कि कौन जीतता है। लेकिन यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला पूरी तरह से है। समाजवादी पार्टी के महाराज सिंह धनगर और बीजेपी के प्रेमपाल सिंह धनगर समाज के 2 प्रत्याशी हैं। तो धनगर समाज किधर जाता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोनों प्रत्याशी अब ये इस बात का दावा कर रहे हैं कि धनगर समाज का वोट पूरी तरीके से उन्हें ही मिला है। अब वोट किधर गया है ये कल ही साफ हो पाएगा। जी आयुष। बिल्कुल राहुल, ये चीज मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, चूंकि हम लोग देख रहे हैं सीधे तौर पर जो मुकाबला है उसमें हम लोग देख पा रहे हैं बीजेपी या समाजवादी पार्टी के बीच में ही नजर आ रहा है, और दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा इसलिए है क्योंकि एक पार्टी पहले सत्ता में रही, एक पार्टी अभी इस समय सत्ता के अंदर है, और उसके लिए चुनौती इसलिए भी है क्योंकि जो 6 सीटें हैं वो ऑलरेडी उसके पास थी। सिर्फ एक सीट अगर हम लोग जौनपुर की छोड़ दें तो बाकी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास ही थी।
क्या हम ये मान के चलें कि इस वजह से भी हम लोगों को जो मुकाबले हैं वो सपा और भाजपा के बीच में ज्यादा स्पष्ट तौर पे नजर आ रहे हैं? और खासतौर से घाटमपुर क्या कह रहा है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री वहां से थी कमला रानी वरुण, और ऐसे में नाराजगी की भी खबरें ये थी कि वहां पर उनके परिजनों को जो टिकट है वो नहीं दिया गया था। क्या माहौल वहां का आपको समझ में आया, क्या असेस कर पाए आप? थोड़ा सा इसको भी बताएं, और वहां का जो दिलचस्प समीकरण है वो क्या कह रहा है राहुल? जी देखिए आयुष, कहीं ना कहीं जो समीकरण की अगर बात करी जाए तो ये बात सही है कि नाराजगी थी उपेंद्र पासवान जब प्रत्याशी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी में उतारे गए थे, तो जो कमला रानी वरुण के कार्यकर्ता हैं या उनकी जो टीम है, मजबूत टीम है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फैसले से नाराज है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टिकट था वो उनके घर में किसी को मिलना चाहिए, जिसकी पूरी तरीके से नाराजगी थी, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी के जो भी आला कमान है, जो हाई कमान है उत्तर प्रदेश लखनऊ का, उसने पूरा मैनेज करने की कोशिश करी। पूरे चुनाव को जो कमला रानी वरुण के परिवार में उनकी बेटी है उनको समझा के कार्यकर्ताओं को शामिल कराने की कोशिश करी गई, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी बदस्तूर जारी थी। उसका खामियाजा तो उपेंद्र पासवान को उठाना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी है, क्योंकि 40 साल से समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी का सीट पे कब्जा था, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी ने जो अपना प्रत्याशी बनाया इंद्रजीत गौरी को, जो वहाँ के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको अपना प्रत्याशी बनाया। और 2012 के विधानसभा चुनाव में कमला रानी वरुण से ये चुनाव भी हारे थे, तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी जो कोरी समाज है उसका पूरा वोट बैंक इनको मिला है, ऐसा ये आश्वस्त है पूरी तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के डॉक्टर कृपाशंकर हैं, वो सरकारी नौकरी छोड़ के इस्तीफा देके कांग्रेस के प्रत्याशी बने हैं, और वहाँ कुर्मी समाज का वोट अधिक है घाटमपुर विधानसभा में। और जो पूर्व सांसद हो, चाहे वो राकेश सचान हो, चाहे राजा राम पाल कांग्रेस से, वो पूरी तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ लगे थे। कहीं ना कहीं पाल और कुर्मी समाज के वोट अगर एक तरफ पड़ गए तो कांग्रेस भी इस लड़ाई में त्रिकोणीय मुकाबले में बराबर की भागीदारी कर रही है। जी बिल्कुल, मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन एक बार फिर से फिरोजाबाद का रुख करेंगे। ये मैं जानना चाह रहा हूं, मुझे ये बताएं थोड़ा सा कि जो वहां का जो आंकड़ा है वो क्या कह रहा है, क्योंकि कांग्रेस का जो पर्चा खारिज हुआ है, क्या हम ये मान के चलें कि उसका जो फायदा है वो मिलता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है? आयुष में बता दूं, टूंडला विधानसभा में कांग्रेस का पर्चा खारिज होने के बाद कांग्रेस के जो वोटर थे पूरी तरीके से शांत पड़ गए थे। शायद यही वजह है कि 50% से तक ही यहाँ पर वोटिंग हुई थी, मत प्रतिशत बहुत कम रहा था। इससे माना जा रहा है कि कांग्रेस का वोट घर से निकला ही नहीं। वहीं बीजेपी और सपा और बीएसपी ये तीनों त्रिकोणीय मुकाबले में है, और इन लोगों का पूरा अपना अपना दावा है कि हमारी जीत निश्चित है। लेकिन अब जीत किसकी होगी ये कल ही देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टूंडला विधानसभा में धनगर समाज का वोट जिधर जाता है उधर जीत निश्चित होगी। वहीं बीएसपी का दावा है कि उनकी जीत होगी, क्योंकि टूंडला विधानसभा में जाटव समाज का वोट सर्वाधिक है, और उससे वो पूरी तरीके से संतुष्ट है कि वोट हमें पूरा मिला है और जीत हमारी होगी पूरी तरीके से। नहीं, बिल्कुल। क्या ये मान लें कि क्या ये जो कांग्रेस का पर्चा खारिज हुआ है, इसका जो फायदा है वो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं बसपा को जाता हुआ नजर आ रहा है? और अगर कांग्रेस लड़ रही होती तो हो सकता है कि ये जो वोट है वो कटता, तो उसका जो फायदा है वो अन्य पार्टियों को भी मिल सकता था। ये जिस वोट का आप जिक्र कर रहे हैं, ये दरअसल आपका असेसमेंट कह क्या रहा है, वो किस ओर जाता हुआ आपको वहां पे नजर आया? क्योंकि कांग्रेस भी अगर होती तो जाहिर बात है फाइट की कंडीशन में जरूर होती। जी आयुष, मैं बता दूं, कांग्रेस का वोट जो था वो सिर्फ कांग्रेस को ही मिलता है, और बहुत ज्यादा वोट नहीं था, क्योंकि कांग्रेस जो सिर्फ एक ही बार राज्यसभा यहाँ से सांसद बने तभी वोट निकला था। लेकिन पांचों विधानसभा फिरोजाबाद में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, इसलिए ज्यादा कोई असर किसी भी पार्टी पर देखने को नहीं मिलेगा। जी आयुष। बिल्कुल राहुल, एक चीज मैं आपके से भी ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने ये कहा कि त्रिकोणीय हो गया है मुकाबला, और घाटमपुर का आप चूंकि जिक्र कर रहे थे, नाराजगी एक बड़ा फैक्टर था। लेकिन नाराजगी के साथ साथ क्योंकि हम लोगों ने देखा कि बड़ी सारी जो जनसभाएं हैं वो भी देखने को मिली हैं, और जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारा गया उसको ये बताया गया कि ये एक आम कार्यकर्ता और आपके बीच का ही एक शख्स है जो कि आपके विकास का काम करेगा। क्या ये चीजें वोट में कन्वर्ट होती हैं वहां पर आपको नजर आई हैं, या लोगों की जो नाराजगी है वो आपको लग रहा है इस पर ज्यादा भारी पड़ेगी? और कांग्रेस जिसको आप कह रहे हैं कि वो त्रिकोणीय मुकाबले में आ गई है, ये क्या उसके लिए बेनिफिट पहुंचाती हुई वहां पे कहीं आपको नजर आई है क्या राहुल?
जी निश्चित तौर पे कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी तरीके का बेनिफिट है। डॉक्टर कृपाशंकर जो प्रत्याशी के तौर पे मैदान में कहीं न कहीं जो नाराजगी है वो तो है ही है। इसके अलावा जिस तरीके से पार्टी ने पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंकी, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की नाक का सवाल है ये सीट, जिसके लेके संगठन हो चाहे सरकार हो, पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी गई है। और वहीं दूसरी बात करी जाए तो कोई भी हो, चाहे विपक्ष में खुद समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी बड़ा चेहरा या कन्वेंसिंग के लिए नहीं आया है। लेकिन सवाल यही उठता है क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है, अगर उसमें विकास के लिए वोट किया गया होगा तो उपेंद्र पासवान जीतेंगे। अगर नाराजगी होगी तो कहीं ना कहीं ये जो सीट हारेगी तो कांग्रेस या बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, और अब जौनपुर का भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजन जौनपुर से जुड़ रहे हैं। राजन, सबसे पहले तो ये बताएं कि तैयारियां क्या हैं? कल मतगणना होनी है और वहां पर भी निगाहें सबकी लगी हुई हैं क्योंकि ये सीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और खासतौर से समाजवादी पार्टी के लिहाज से क्या तैयारियां हैं, क्या वहां का समीकरण कह रहा है? अपडेट करें राजन। जी बिल्कुल आयुष, अगर यहाँ की हम तैयारियों की बात करें तो कल सुबह 8 बजे से जो है वो मतगणना शुरू हो जाएगा और सबसे पहले जो है जो डाक से मतपत्र पड़े हुए हैं उनकी जो है गणना की जाएगी। उसके बाद ईवीएम के जो वोटिंग हुई है उसकी गणना शुरू होगी। तकरीबन 9 बजे से जो है 1 घंटे बाद से जो है वो रुझान आने शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे प्रशासन ने जो है 21 टेबल लगा रखे हैं और 27 राउंड में जो है वो मतगणना संपन्न होगी और पूरे पुख्ता इंतजाम वहाँ पे किए गए हैं। और अगर यहाँ की हम लड़ाई की बात करें तो साफ तौर पर यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई है क्योंकि समाजवादी पार्टी के खाते में हमेशा ये सीट रही है। यहाँ पे जो कद्दावर नेता थे सपा के पारसनाथ यादव, उनकी मौत के बाद जो है ये सीट खाली हुई, इस पे उपचुनाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं सपा के लिए ये सीट बचानी काफी महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ के जो बीजेपी है, बीजेपी का कमल कभी यहाँ पे नहीं खिला तो इसीलिए यहाँ पे जो है 2 बार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा संबोधित की। पार्टी के जो स्टार प्रचारक थे बीजेपी के कई लोग वो यहाँ पे आए तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी जो है इस सीट पे कमल खिलाने के पुरजोर प्रयास बीजेपी ने भी किया है। और साथ ही यहाँ पे जो लड़ाई में तीसरे प्रत्याशी हैं वो हैं निर्दल प्रत्याशी पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जो कि यहाँ मल्हनी के ही रहने वाले हैं और ये हमेशा से जब भी यहाँ पे सपा के पारसनाथ यादव जीत दर्ज करते रहे तो धनंजय सिंह यहाँ पे दूसरे नंबर के प्रतिद्वंदी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है काफी अहम है यहाँ पे और कल देखना ये होगा कि जो जनता ने किसे अपना विधायक चुना है मतगणना के बाद ही ये पता चल पाएगा। आयुष बिल्कुल, पुनीत भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पुनीत, जल्दी से बताएं तैयारियां क्या हैं वहां पर, क्योंकि कल सबकी निगाहें लगी हुई हैं 7 जो सीटें हैं उसको लेकर के, और अब आपके पास क्या जानकारी और वहां का जो समीकरण है वो क्या कुछ कह रहा है? बात करें तो बुलंदशहर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है कि मतगणना होनी है और साथ ही अगर मतगणना की बात करें तो यहाँ 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। लेकिन बुलंदशहर विधानसभा सीट की बात करें तो ये ऐसी सीट है जहां पर मात्र 2 कैंडिडेटों का मुकाबला है। ऐसी सीट है जहां पर मात्र 2 कैंडिडेटों का मुकाबला है। यहाँ जो मुकाबला बताया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। हालांकि बुलंदशहर विधानसभा सीट एक ऐसी विधानसभा सीट है जो यूपी में केवल एक प्रत्याशी जो असपा से आजाद समाजवादी पार्टी ने भी अपना उतारा था, जो चंद्रशेखर भीम आर्मी की जो चीफ है उन्होंने भी अपना यहाँ एक कैंडिडेट उतारा था। लेकिन क्या वो कितने वोट ले पाते हैं ये फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बुलंदशहर की अगर बात करें तो यहाँ जो कांटे की टक्कर बताई जा रही है वो केवल 2 प्रत्याशियों के बीच में है, बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। जी बिल्कुल राहुल, एक चीज मुझे भी बताएं, क्योंकि वहां का घाटमपुर का जो चुनावी समीकरण है वो तो आप समझा रहे हैं, लेकिन अब चूंकि बड़ी चुनावी सभाएं, बड़ी रैलियां हम लोगों ने वहां पर देखी, क्या उसका इम्पैक्ट वहां पर पड़ता हुआ नजर आया है? क्योंकि कमला रानी वरुण भी वहां से कैबिनेट मंत्री रही, जाहिर बात है कि उनके समय में जो विकास के काम है वो इस इलाके में जरूर हुए होंगे। क्या उसका जो फायदा है वो बीजेपी को मिलेगा या उस पार्टी को मिलेगा, या आपको लग रहा है कि नाराजगी इस पर ज्यादा भारी पड़ेगी वहां पर? राहुल जी देखिए आयुष, कहीं ना कहीं कमला रानी वरुण जब कैबिनेट मंत्री थी उत्तर प्रदेश सरकार में तो उन्होंने वहाँ के विकास कार्यों को गति प्रदान करी थी। लेकिन कोरोना काल में उनका कोरोना से ही निधन हो गया था, जिसके बाद से सीट खाली पड़ गई। हाँ, वहाँ विकास कार्य हुए लेकिन जिस गति से होने चाहिए उस गति से नहीं हुए और उसके अलावा जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ी। अगर ये सीट ये टिकट कमला रानी वरुण के परिवार में किसी को दी जाती
तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे कहा जा सकता था कि भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होगी, लेकिन टिकट चलिए, और ये हो सकता है कि अब कार्यकर्ता देखना ये है कि इसका जो परिणाम है वो क्या होता है, क्योंकि इंतजार तो राहुल कल तक का ही करना होगा। राजन, एक चीज बहुत जल्दी से समझाएं, चूंकि मैंने शुरुआत में भी कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट जो थी वो बड़ी महत्वपूर्ण है मल्हनी की, और इस बार वहां का जो आंकड़ा है या जो वो समीकरण है वो किस ओर इशारा कर रहा है? क्या फाइट में नजर आ रहे हैं या निर्दलीय और समाजवादी पार्टी के बीच में ही आपको नजर आ रहा है कि जो नेक टू नेक फाइट है वो देखने को मिलेगी मल्हनी के अंदर? राजन जी बिल्कुल आयुष, अगर मल्हनी की हम लड़ाई की बात करें तो मल्हनी साफ तौर पे जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है, तो सपा का जो यादवों का वोट था और जो मुस्लिमों का वोट था वो साफ तौर पे सपा को पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं, और जो निर्दल प्रत्याशी है धनंजय सिंह, वो जो है हर जो पार्टी है उसमें जो है सेंधमारी करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके हर पार्टी में उनका वोट बैलेंस है। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है साफ तौर पे सपा और निर्दल प्रत्याशी धनंजय सिंह के बीच में यहाँ पे देखने को मिली है। हालांकि बीजेपी ने भी यहाँ पे कई चुनावी जनसभाएं की, जो मुख्यमंत्री खुद यहाँ पे आए, उन्होंने अपने जो बीजेपी के जो प्रचार प्रसार थे उन्होंने किया, लोगों जनता को जो योजनाएं थी उसको बताया। तो कहीं ना कहीं जनता जो है विकास के मुद्दों पे भी वोट की है, वहीं जातिगत आंकड़ों पे भी वोट हुआ है। तो अब देखना यह है कि जनता ने किसको वोट दिया है, ये कल जो है काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा। आयुष बिल्कुल। पुनीत, एक चीज मुझे बताएं, क्योंकि बुलंदशहर की एक इकलौती सीट ऐसी है जिस पर मैं देख रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी भी दावा कर रही है कि वो जीत इस सीट पर जरूर हासिल करेगी। आपने ये भी जानकारी दी कि वहां से जो भीम आर्मी चीफ है उनकी पार्टी की तरफ से भी कैंडिडेट उतारा गया था। क्या ये नुकसान पहुंचाने वाला है बसपा को, या उसको उसका इंपैक्ट मिलेगा, फायदा मिलेगा? और खासतौर से अगर बसपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अगर मुकाबला नजर आ रहा है, तो क्या हम ये मान के चलें कि ये जो फाइट है बहुत नेक टू नेक होने वाली है, या उसमें भीम आर्मी भी बीच में कहीं अपना रोल प्ले करती हुई आपको नजर आ रही है? पुनीत। बिल्कुल, देखिए आयुष, सही कहा आपने। जिस तरीके से बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी और बसपा के बीच में कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद बताई जा रही है, और साथ ही जो बताया जा रहा है कि हालांकि असपा के लोगों का ये कहना है, हमारी चंद्रशेखर से खुद बात हुई थी तो उनका साफ ये कहना था कि हम जो है यहाँ जीत के लिए लड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी के साथ की सीट है, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री ने खुद जनसभा की थी, और ये जनसभा कितनी वोटों में तब्दील हो पाएगी ये फिलहाल अभी कहना मुश्किल है। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा नेता ने जनसभा नहीं की थी, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में एक कांटे की टक्कर होने जा रही है। चलिए, अब उम्मीद है, और उम्मीद कितनी कारगर होती है ये कल स्पष्ट हो जाएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया।